सर हम बोलते हैं कि ऑयल अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हार्ट पर तो उसका असर पड़ता ही है, क्या किडनी पर भी उसका कोई असर पड़ता है? अब हार्ट पे असर क्यों पड़ता है? क्योंकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है, जो हार्ट की वेसल्स है उसमें चर्बी जमा करता है, फैट। वो जो फैट एंड चर्बी, तो ऐसे वो किडनीज में की भी जो वेसल्स होती है उसमें भी कर सकता है जी। तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक किडनी डिजीजेस, एथेरोस्क्लेरोटिक रीनोवैस्कुलर डिजीजेस। तो ऐसा वो किडनी को अफेक्ट नहीं करेगा, बट वो किडनी की जो छन्नियां हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा, पर उस पे जो छन्नियों पे जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, छन्नी को ब्लड सप्लाई करे, उनको अफेक्ट करेगा। तो इवेंचुअली वो कर सकता है डिसीज, पर वो हार्ट का जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे अफेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ कर सकता है। हेल्दी ऑयल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जो ऑडियंस है? बेसिकली मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई टू अवॉइड ऑयल। अच्छा। आपको लेना है तो आप शुद्ध देसी घी में ही सब कुछ पकाएं, थोड़ा महंगा है बट इट इज द बेस्ट किसी चीज को यूज करने के लिए। बिल्कुल। बट अगर आप ले रहे हैं तो आप यू कैन लो अमाउंट ऑफ सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट टू यूज सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज नॉर्मल देसी घी। ओके, वो बेटर है। बिल्कुल। हमने अभी सर डाइट के बारे में डिस्कशन किया, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं? इसमें इसका जवाब भी सिमिलर है कि आप जो और एक्सरसाइज ऑफ और ऑर्गन्स के लिए करते हैं वो यही करें। 150 मिनट पर वीक का आपको ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज करना है, जो हार्ट के लिए भी बेनिफिट है। तो ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये नहीं कि आप चलें या बहुत दौड़ें, आपको इतना तेज चलना है कि आपको पसीना आने लगे, सुना ना आपको लेके स्मॉल जॉगिंग। तो वही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, योर स्लीप साइकिल शुड बी एडिक्वेट। आपको मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना है। ट्राई टू स्लीप बिफोर 11 o'clock एंड ट्राई टू वेक अप बिफोर 6 o'clock मॉर्निंग। गो फॉर अ वॉक। ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वेट गेनिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वेट गेन करने के लिए क्रेटिनिन सप्लीमेंट लेते हैं, दे शुड ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि वो फिर वो ब्लड में भी आने लगता है तो हमको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्रेटिनिन वो जो प्रोडक्ट लिया उसकी वजह से बड़ा हुआ है कि जो बॉडी से निकला उसकी वजह से जी। बट मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं जी। सप्लीमेंट्स की आपने बात की, दे शुड अवॉइड सप्लीमेंट्स। ओके, कंप्लीटली आई वुड सजेस्ट कंप्लीटली वो अवॉइड करना चाहिए। ओके। और क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो पेशेंट्स को या जो ऑडियंस है उनको करने चाहिए अगर उनको अपनी किडनी जो है हेल्दी रखनी है? बेसिक टू आई वुड सजेस्ट टू हैव अ गुड स्लीप साइकिल, ओके, 8 hours of minimum sleep, and to have at least a 150 minute of walk per week in the morning. अगर वो वेट गेन एक्सरसाइज करते हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, करना चाहिए। योगा आप कर सकते हैं, योगा इज ऑलवेज बेनिफिशियल। बेसिक है, एज एन स्पेसिफिक किडनी के लिए कोई डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं है। ओके सर, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना जब मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिले मुझे जिसमें बताया जा रहा है कि आप ये जूस पी लो, इससे आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। काले नमक का पानी पी लो, उससे जूस, फूड, काला नमक का पानी, ये दीज आर नॉट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट ना। किडनी खुद ही एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है जी। कोई फूड आपके उस चीज को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, वो तो किडनी खुद ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है। सो एज सच कोई फूड नहीं है जो डिटॉक्सिफाई कर सकता है। फ्रूट आइडियली आई सजेस्ट कि आप फ्रूट जूसेस ना पिया करिए। अच्छा। फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स में ज़्यादा बेटर है। फ्रूट जूस में ओनली शुगर कंटेंट रह जाता है, उसके फाइबर्स तो हट जाते हैं। तो आप रॉ फ्रूट्स खाइए, रिच इन पोटेशियम, रिच इन अदर मिनरल्स। तो वो फ्रूट, सीजनल फ्रूट जो आते हैं वो खाइए, वो लीजिए, वो बेटर है। ऑलवेज एवरी सीजन, वो हर ऑर्गन के लिए ही बेटर, नॉट स्पेसिफिकली फॉर किडनी। तो वो ऐसा कोई ऐसा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट नहीं है कि आपने वो लिया और आपका किडनी सेल्फ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ऐसा फूड नहीं है। सर जैसे हमने अभी एक मिथ डिस्कस किया, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो भी कुछ ना कुछ मिथ्स लेके आते होंगे, क्या अब तक का वियर्डेस्ट मिथ आपको सुनने में आया है? वियर्डेस्ट मिथ जो बेसिकली जो हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट पे पेशेंट जब रेफर होके आता है तो 95% उसका किडनी इंजरी हो चुका होता है। ठीक है, वो अपने पहले स्टेज में तो आ ही नहीं पाता है। तो उसमें मैंने बेसिकली देखा है कि जो क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स होते हैं वो, उनको हम जब बोलते हैं कि आपको नमक कम करना है, नमक कम खाना है, जो टाटा सॉल्ट है, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट करके रॉक सॉल्ट, काला नमक, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक खाने लगते हैं। तो सेंधा नमक का कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, उसमें ओनली पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट है वो। तो हमारा किडनी वैसे काम नहीं, किडनी का काम होता है पोटेशियम को सिक्रीट करना। ठीक है, तो अगर आप रॉ नमक जो खाएंगे, काला सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, तो वो और पोटेशियम कंटेंट बढ़ाएगा। तो मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको नॉर्मल टाटा सॉल्ट ही खाना है, बस उसका अमाउंट कम करना है।
बहुत सारे पेशेंट्स प्रोटीन कंटेंट बहुत कम कर देते हैं क्योंकि अब वो डायलिसिस पे आ गया, उनको प्रोटीन कम खाना है, तो वो भी नहीं करना है। डायलिसिस में उल्टा प्रोटीन ज़्यादा खाना है क्योंकि पेशेंट कैटाबॉलिक स्टेट में है, तो आपको आपकी कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाती है, आपका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है। बाकी जो भी नॉर्मल फूड है, जो नॉर्मल है वो आप सब खा सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है। क्योंकि फिर अगर मैं क्रोनिक किडनी डिसीज की डाइटरी में जाऊँ तो वो उसका फिर एक अलग पूरा चैप्टर है कि आपको फिर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो फिर अलग टॉपिक में चला जाएगा। ओके, बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके करियर का सबसे ज्यादा वियर्डेस्ट या फिर स्कैरी केस कौन सा रहा है? ना एज सच तो स्केरियस केसेस तो कोई नहीं होता है। सारे नॉर्मल केसेस भी नहीं बोलूँगा, बट स्केरियस केसेस तो नहीं होता है। बट these are all okay, we have to diagnose them and we have to treat them, तो as such कुछ scariest तो मैं नहीं बोलूँगा because we are not surgeons जी। so ना, तो surgeons को ज़्यादा उनको difficult and scariest cases मिलते हैं, तो we are a nephrologist, तो हमको ऐसा कुछ scariest तो नहीं मिला मेरे को, तो आज ऐसा कुछ है भी नहीं केस अच्छा कि जो scariest हो। किडनी फेलियर की अगर हम बात करें, हमने ट्रीटमेंट तो कम्प्लीटली डिस्कस किया ही था, अगर किसी का किडनी लास्ट स्टेज पर है तो भी वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है? अब पेशेंट का लास्ट स्टेज जैसे कि सीकेडी स्टेज 5 में है तो वो कम्प्लीटली क्योर तो नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना, दो तरह का इंजरी है, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वो ठीक हो सकता है, रिवर्सिबल मतलब ठीक हो सकता है, इरिवर्सिबल ठीक नहीं हो सकता है। तो उन केसेस में यही होता है कि आपको और किडनी की डिसीज के प्रोग्रेशन को रोकना है। अगर वो स्टेज 5 में आ गया, उसकी कंडीशन आ गया कि उसको डायलिसिस करना है, तो बेटर है कि उसको फिर डायलिसिस करना चाहिए क्योंकि इतने यूरेमिक टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो गए हैं, वो किडनी को और हार्म कर रहे हैं। तो बेटर है कि उस टाइम हमें डायलिसिस स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर अर्ली ट्रांसप्लांट पे चले जाना चाहिए बिकॉज ट्रांसप्लांट ऑप्शन हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब डायलिसिस करवाएंगे तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा हफ्ते में 2 या 3 बार, तो योर क्वालिटी ऑफ लाइफ गेट हैम्पर्ड। आप ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो आप घर रह सकते हैं, नॉर्मल ऑफिस में काम कर सकते हैं, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स हैं जो डेली खाना है, लाइफ लॉन्ग खाना है, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी बेटर इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ओके, जब किडनी फेल हो जाती है, अगर दोनों किडनी फेल हैं तो ट्रीटमेंट जो होता है, आप सर्जरी जो करते हो वो एक साथ ही होती है या फिर एक एक टाइम लेकर करते हैं? किडनी इंजरी के मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, कुछ सर्जिकल कॉजेज हो सकते हैं। जो मेटाबॉलिक कॉजेज है उसमें आपको मेडिकली ट्रीट करना है, जो सर्जिकल कॉजेज है उसमें सर्जरी करना होता है, बट वो बहुत मिनिमम ऐसी चीज़ है जैसे कि स्टोन हो गया तो सर्जरी से उसको निकालना है, किडनी में पस बन गया तो उसको आपको, वो सर्जिकल इंटरवेंशंस है। या किडनी आपकी बहुत बड़ी हो गई ड्यू टू उसमें सिस्ट इतने आ गए, उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको पूरी किडनी निकालना है या कुछ पार्ट को निकालना है जिसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, या पूरी निकालना है तो पूरा किडनी नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। उन केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन है, बट अगर जो मेटाबॉलिक कॉजेज है तो आपको मेटाबॉलिक कॉजेज को ट्रीट करना है, किडनी आपका ठीक हो सकती है। सर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यूजुअली ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? हाँ, वो डिपेंड करेगा कि किस डिसीज़ ने किडनी इंजरी कराया है। कुछ ट्रीटमेंट आपके जैसे इन्फेक्शन हो गया तो आप 7 days to 14 days एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद किडनी भी ठीक होने लगेगा। ऑटोइम्यून डिसीज़ की वजह से हुआ है तो 6 months to 3 years तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। ड्यू टू डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो आपको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का मेडिसिन लेना है। वंस वो क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 में चला गया तो आपको फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। ओके, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है? प्राइमरी जिस डिसीज़ की वजह से जो किडनी इंजरी हुआ है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको रूटीन टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। आपको देखना है कि वो डिसीज़ फिर से रिलैप्स तो नहीं हो रही है। जिस डिसीज़ की वजह से हुआ है उसकी मेडिकेशंस को रेगुलरली लेते रहना है जब तक, जिस नेफ्रोलॉजिस्ट ने जब तक बोला है। बाकी एज सच तो डिफरेंट नहीं है। ओके सर, एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि अगर उनको कोई किडनी फेलियर के सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ऑन स्पॉट, और क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? हाँ, मैं सारे पेशेंट्स को भी यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं या यूरिन टेस्ट कराएं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आपका क्रेटिनिन 1 to 2 के बीच में जा रहा है, तो जब वो 1 से 2 के बीच में चला जाता है तो आपका 50% इंक्रीज़ हो चुका है क्रेटिनिन। इसका मतलब है कि 50% फंक्शन रिड्यूस हो चुका है। तो आपको जो भी इंटरवेंशन करना है वो 1 to 2 क्रेटिनिन के बीच में ही करना है। आप
तो जब भी आपका 1 से 2 क्रिएटिनिन गया, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, आपको डायग्नोज करना है क्यों हुआ है और उसका ट्रीटमेंट लेना है। एज यूजुअल आपको एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड लेना है, अराउंड 2 लीटर ऑफ वाटर, 1.5 to 2 to 2.5। एडिक्वेट डाइट लेना है, गुड स्लीप, एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एंड नॉर्मल एक्सरसाइजेस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को किडनी फेलियर पर इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी, उनको बताया कि क्या क्या मेजर सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या स्टेप्स उनको लेने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच सर। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।